मुगल वंश की शुरुआत मध्य एशिया से हुई, यानी आज के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का इलाका। इन मुगलों के दो महान पूर्वज थे। चंगेज खान, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक, जिनकी वीरता और विस्तारवाद की मिसाल दी जाती थी। तैमूर लंग, समरकंद का शासक, जिसने भारत तक हमला किया था। मुगल वंश के संस्थापक ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर इन्हीं दोनों की वंशावली से थे। मां की तरफ से चंगेज खान के और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज। 15वीं और 16वीं सदी के दौरान मध्य एशिया की हालत बहुत अस्थिर थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। बाबर का राज्य फरगना था, एक छोटा सा इलाका जहां लगातार विद्रोह और साजिशें होती थीं। उसे तख्त के लिए अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता था। वही समरकंद, जो उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी, बाबर का सपना था, लेकिन वह उसे बार बार जीतकर भी खो देता था। इस अनिश्चितता ने उसके मन में एक सवाल पैदा किया, अगर अपने ही देश में जगह नहीं मिल रही तो कहीं और जाकर किस्मत आजमाना बेहतर है। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की खेती, कला, व्यापार, मसाले और रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारत की जमीन उपजाऊ थी और लोग मेहनती। सबसे अहम, भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश कमजोर हो चुकी थी। राज्यों में आपसी झगड़े और सत्ता की लड़ाइयां थीं। ऐसे माहौल में किसी बाहरी योद्धा के लिए भारत एक आसान लक्ष्य था। बाबर को पहली बार भारत के बारे में जानकारी उसके पूर्वज तैमूर से मिली थी, जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला किया था। उसके बाद से ही भारत की दौलत और संपन्नता की कहानियां चलती रहीं। बाबर को भारत से 3 चीजें आकर्षित कर रही थीं। राजनीतिक अस्थिरता, लोधी वंश कमजोर था, आर्थिक संपन्नता, व्यापार और सोने की प्रचुरता, स्थायी साम्राज्य की संभावना, जहां वह अपने परिवार को बसाकर स्थायित्व पा सके। 1005 में काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने भारत की सीमाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह अफगानिस्तान से भारत की तरफ कई बार आया, छोटे छोटे इलाकों, पेशावर, लाहौर में लड़ाइयां। लेकिन असली युद्ध की तैयारी तब शुरू हुई जब उसे दिल्ली के तख्त का हाल पता चला। इब्राहिम लोदी और उसके अमीरों के बीच गहरी फूट थी। यही मौका था जब बाबर ने भारत पर चढ़ाई करने का पक्का इरादा किया। अब हम देखेंगे बाबर ने भारत की तरफ कैसे कूच किया, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ीं और पानीपत की पहली लड़ाई ने कैसे भारत का इतिहास बदल दिया। काबुल की ठंडी रात थी। बाबर अपनी छावनी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। समरकंद खो दिया, लेकिन क्या तकदीर भी खो दी? नहीं, अब वक्त है भारत की ओर बढ़ने का। उसके चारों ओर उसके विश्वसनीय सेनापति थे, मिर्जा हिंदाल उस्ताद अली, तोपखाने के प्रमुख, मुस्तफा रूमी, तुर्की से आया तोप विशेषज्ञ। बाबर ने निश्चय किया, अब मैं दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भारत उस समय एक टूटी हुई किताब की तरह था। हर पन्ने पर अलग राजा, अलग महत्वाकांक्षा। दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन था, लेकिन अमीरों में असंतोष था। राजपूत संघ राजस्थान में राणा सांगा उभरते हुए नायक थे। बंगाल, मालवा, गुजरात और बिहार अपने अपने झगड़ों में उलझे थे। कई अफगान सरदार जो लोधी से नाराज थे, बाबर को बुलावा भेजते हैं, हे काबुल के शेर, आओ, दिल्ली तुम्हारी राह देख रही है। यही निमंत्रण बाबर के लिए युद्ध का ऑफिशियल कॉल बन गया। 1525 के सर्दियों में बाबर अपनी सेना के साथ काबुल से रवाना हुआ, लगभग 12,000 सैनिकों, घुड़सवारों और तोपखाने के साथ। रास्ते में वह सिंध, पेशावर और लाहौर पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ा। इब्राहिम लोधी की जासूसी व्यवस्था कमजोर थी। उसे खबर तक नहीं कि एक तूफान दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। बाबर के पास वो हथियार था जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। बारूद और तोपखाना, गन पाउडर, आर्टिलरी, और मुस्तफा रूमी ने तोपों का ऐसा प्रबंधन किया कि पूरी सेना डर जाए। जहां घोड़े और हाथी ताकत थे, वहीं बाबर के पास गड़गड़ाती तोपें थीं।
दिन था 21 अप्रैल 1526। जगह पानीपत, हरियाणा। इब्राहिम लोधी की सेना लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी। केवल 12,000 योद्धा, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस। बाबर ने युद्ध भूमि को रणनीति से तैयार किया। सामने लकड़ी के ठेले और रस्सों से बनाई गई तोप की दीवार, आर्टिलरी वॉल। बीच बीच में रास्ते ताकि घुड़सवार आगे पीछे हो सके। चारों ओर से तोपों की घेराबंदी। जब युद्ध शुरू हुआ, इब्राहिम लोधी की भारी सेना आगे बढ़ी, लेकिन तोपों की आवाज और बारूद के धुएं से हाथी डर गए। सेना बिखरने लगी। एक झटके में युद्ध का पलड़ा पलट गया। बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना ने बिखरी हुई लोधी सेना पर चारों तरफ से हमला किया। कुछ घंटों के भीतर इब्राहिम लोधी युद्धभूमि में मारा गया। दिल्ली का रास्ता खुल गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यह थी भारत में मुगल साम्राज्य की नींव। एक विदेशी योद्धा भारत का बादशाह बन चुका था। युद्ध के बाद बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा, मैंने बहुत से युद्ध देखे, लेकिन पानीपत की लड़ाई ने मेरी तकदीर बदल दी। अब यह भूमि सिर्फ जीत के लिए नहीं, एक नए साम्राज्य के निर्माण। राजस्थान के मेवाड़ में राणा सांगा संग्राम सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत में हिंदू गौरव की मशाल जलाए रखी थी। वह केवल मेवाड़ के ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के राजपूतों के नेता बन चुके थे। उनकी सभा में राजपूतों ने प्रतिज्ञा ली, विदेशी आक्रमणकारी बाबर को खदेड़ेंगे और दिल्ली फिर से हिंदुस्तानी हाथों में लाएंगे। राणा सांगा ने मेवाड़, चित्तौड़, अजमेर, मालवा और गुजरात के कई राजाओं को मिलाकर राजपूत संघ बनाया। उनकी सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के पास मुश्किल से 25,000 योद्धा। आगरा के किले में बैठा बाबर चिंतित था। उसे बताया गया, राणा सांगा की सेना जयपुर और आगरा की ओर बढ़ रही है। बाबर ने अपने सेनापतियों को बुलाया और बोला, इब्राहिम लोधी को हराना आसान था, पर अब मैं ऐसे योद्धा से भिड़ने जा रहा हूं जो जन्म से योद्धा है, मौत से नहीं डरता। कई अफगान सरदारों ने बगावत कर दी। कुछ बोले, अब लौट चलो काबुल, भारत हमारे बस का नहीं। पर बाबर ने तलवार उठाई और कहा, जो डरता है वो लौट जाए, पर मैं अब इस भूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा कर कहा, यह युद्ध धन या जमीन के लिए नहीं, यह हमारे वजूद के लिए है। या तो हम जीतेंगे या फिर इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे। उसने शराब पीना छोड़ दिया और अपने सेना नायकों से वचन लिया कि इस युद्ध में या तो जीत होगी या शहादत। यही भाषण उसकी सेना में नई आग ले आया। स्थान खानवा, आगरा के पास। तारीख 17 मार्च 1523। राणा सांगा की विशाल सेना ने बाबर को चारों ओर से घेर लिया। राजपूतों की तलवारें सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थीं। घोड़े दौड़ रहे थे। रणभेरी बज उठी थी। आज दिल्ली की गद्दी हिंदुस्तानियों की होगी। बाबर, अगर खुदा ने चाहा तो आज से इतिहास बदलेगा। बाबर ने वही रणनीति अपनाई जो पानीपत में की थी। सामने तोपों की दीवार, बीच में रस्सियों से जुड़े थेले और किनारों से घुड़सवारों का घेरा। जैसे ही राजपूत सेना आगे बढ़ी, तोपों की आवाज से घोड़े और हाथी बेकाबू हो गए। राजपूतों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर बाबर की अनुशासित सेना और बारूद की ताकत के आगे टिक न सके। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें युद्ध भूमि से निकाल लिया गया, पर उनके योद्धाओं ने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। खानवा की लड़ाई ने साबित कर दिया कि मुगल अब केवल विदेशी हमलावर नहीं, बल्कि भारत के नए शासक हैं। बाबर ने आगरा में एक विशाल महफिल की, लेकिन दिल में दुख था। राणा सांगा जैसे योद्धा दुर्लभ है। अगर ऐसे योद्धा भारत में है तो यह भूमि कभी गुलाम नहीं रह सकती। अब कहानी और रोचक होने वाली है। बाबर की आखिरी लड़ाइयां, भारत में उसके शासन की चुनौतियां और कैसे उसका बेटा हुमायूं उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। खानवा की लड़ाई 1557 जीतने के बाद बाबर अब भारत का निर्विवाद बादशाह बन चुका था। दिल्ली और आगरा के दरबार में उसका सिक्का चलने लगा, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। मैंने हिंदुस्तान जीता, मगर अब इसे संभालना असली जंग होगी। उसने समझ लिया था कि भारत सिर्फ तलवार से नहीं, न्याय और व्यवस्था से जीता जा सकता है।
भारत में बाबर को 3 बड़ी चुनौतियां थीं। अफगानों के विद्रोह, लोदी वंश के बचे हुए सरदार अब भी बगावत कर रहे थे। राजपूत संघ की शेष शक्ति, राणा सांगा के बाद भी राजपूत एकजुट होकर बदला लेने को तैयार थे। प्रशासनिक ढांचा, भारत में शासन प्रणाली पूरी तरह अलग थी। उसे अफगान और हिंदुस्तानी दोनों समुदायों को साथ लेकर चलना था। राणा सांगा के सहयोगी मेदिनी राय ने चंदेरी, मध्य प्रदेश में बाबर के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। बाबर ने चंदेरी की घेराबंदी की। राजपूत वीरों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब जीत असंभव लगी, राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और योद्धाओं ने युद्ध भूमि में शौर्यपूर्ण मृत्यु को गले लगाया। बाबर ने यह दृश्य देखकर कहा, यह देश वीरों की भूमि है, जहां मृत्यु भी सम्मान पाती है। अब बाबर का सामना हुआ अफगान सरदारों और बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन नुसरत शाह से। युद्ध हुआ बिहार की घाघरा नदी के किनारे। यह बाबर की तीसरी बड़ी जीत थी, जिसने पूरे उत्तर भारत को उसके अधीन कर दिया। इसके बाद बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल की सीमा तक फैल गया। भारत में एक नया युग शुरू हो चुका था, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान, कवि और दार्शनिक भी था। उसने बाबरनामा में लिखा, भारत की धरती अद्भुत है, यहां की नदियां, जंगल, लोग सब मेरे लिए एक नया संसार है। उसने भारत में बागों की संस्कृति, चार बाग गार्डन्स की शुरुआत की, कला और स्थापत्य को नया जीवन दिया और सबसे बढ़कर एक स्थिर शासन व्यवस्था की नींव रखी। मैं तलवार से आया था, पर अब मैं किताब और कानून छोड़कर जाऊंगा। सन 1530, आगरा। बाबर बीमार पड़ गया। उसे खबर मिली कि उसका बेटा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार है। बाबर ने खुदा से दुआ की, अगर मेरी जान देकर मेरे बेटे की जान बच सकती है तो मुझे मौत दे दे, उसे जिंदगी। कहते हैं उसी रात से हुमायूं की तबीयत सुधरने लगी और बाबर की हालत बिगड़ती गई। 4 दिन बाद वह भारत की धरती पर अपने आखिरी सांसें ले चुका था। मौत के बाद बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल के बागे बाबर में दफनाया जाए, वहीं जहां उसने कभी भारत आने का सपना देखा था। मैंने तैमूर की धरती पर जन्म लिया, पर भारत की मिट्टी में अपनी आत्मा छोड़ जाऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ेगी। हुमायूं की चुनौतियां, शेर शाह सूरी से संघर्ष और फिर अकबर के आने तक मुगल वंश का उत्थान और पतन, यानी भारत में मुगल युग का असली विस्तार। साल था 1530 जब बाबर की मृत्यु हुई। भारत की गद्दी अब उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं के पास आई, एक युवा बादशाह, उम्र मात्र 23 वर्ष। बाबर ने उसे 3 बातें सिखाई थीं। दया रखो पर कमजोरी नहीं दिखाओ, सब्र रखो पर अन्याय को बर्दाश्त मत करो, और याद रखो, एक शासक की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। हुमायूं बुद्धिमान था, लेकिन अनुभवहीन। उसे न तो बाबर जैसी फौज मिली, न वैसा अनुशासन। भारत उस समय 3 मोर्चों पर हिल रहा था। अफगान विद्रोह, बिहार और बंगाल में पुराने लोधी सरदार फिर उठ खड़े हुए। राजपूत शक्तियां, राणा सांगा के उत्तराधिकारी, अब भी बदला लेने के लिए तत्पर थे। आंतरिक विभाजन, बाबर के ही भाइयों में सिंहासन को लेकर मतभेद थे। एक राजा के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर के दुश्मन से नहीं, बल्कि घर के अंदर के लालच से होती है। उधर बिहार में एक अफगान सरदार उभर रहा था, शेर खान सूरी, शेर शाह सूरी। वो एक साधारण सैनिक से शुरू हुआ, लेकिन उसकी बुद्धि और रणनीति लाजवाब थी। हुमायूं उसे शुरू में हल्के में लेता रहा, पर जल्द ही वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। हुमायूं ने शेरशाह से टक्कर ली, लेकिन भारी भूल की। सेना बिखरी हुई थी, न अनुशासन था, न योजना। चौसा बिहार की लड़ाई में हुमायूं को करारी हार मिली। वो गंगा नदी में कूदकर किसी तरह बचा। बादशाह अब बेघर हो चुका था। अगले साल फिर मुकाबला हुआ कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। फिर हार। शेर शाह अब दिल्ली का सुल्तान बन गया। मुगल साम्राज्य बिखर गया। हुमायूं को भागना पड़ा, पहले राजस्थान, फिर सिंध और अंततः ईरान, पर्शिया की शरण में पहुंचा। जिसे पिता ने भारत की गद्दी सौंपी थी, अब वो परदेसी दरबार में मेहमान बन गया।
शेर शाह सूरी ने केवल 5 साल राज किया, 1540-1545, पर उसने भारत की प्रशासनिक नींव बदल दी। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, कलकत्ता से पेशावर तक सड़क बनाई, रुपया प्रणाली, चांदी के सिक्के रुपया चलन में लाए, पोस्टल व्यवस्था, डाक चौकियां स्थापित की, न्याय और कर व्यवस्था बेहद संगठित ढंग से लागू की। शेर शाह का शासन छोटा था पर उसकी छाप अमर रही। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद सूरी वंश कमजोर पड़ा। हुमायूं ने मौका देखा, वो ईरान से सेना लेकर लौटा। धीरे धीरे उसने कंधार, लाहौर और दिल्ली पर कब्जा किया। सन 1555 में उसने फिर से दिल्ली। 1556 में, सिर्फ 1 साल बाद, हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं मरा, उसका बेटा अकबर केवल 13 साल का था। दिल्ली फिर खतरे में थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने सत्ता संभाल ली थी, लेकिन अकबर के संरक्षक बैराम खान ने नेतृत्व संभाला। सन 1556 में पानीपत के मैदान में फिर युद्ध हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जहां हेमू की सेना हारी और अकबर ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। अकबर ने वही काम किया जो उसके दादा बाबर ने शुरू किया था, लेकिन तलवार से नहीं, दिल से। उसने हिंदू मुस्लिम एकता की नीति अपनाई, सुलह-ए-कुल, राजपूतों से विवाह संबंध बनाकर मित्रता की और सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित की, और एक विशाल न्यायप्रिय साम्राज्य खड़ा किया। जहां बाबर ने तलवार से जीत शुरू की, वही अकबर ने इंसानियत से उसे मुकम्मल किया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली स्टोरी आप तक पहुंच जाए।